तो कभी ऐसा हुआ है आपके उसमें कि जब भी आपने कभी किसी का चेक किया हो, वो उस इंसान का एक्चुअल में ट्रेड्स ना हो, हैंडराइटिंग ने गलत जवाब दिया हो टाइप? नहीं, होता क्या है ना, मैं जब एनालाइज करता हूँ, एनालाइज करने के बाद में मैंने जिनका भी एनालिसिस किया था उनसे मैं पूछा कि आप मेरे को 100 में से कितना मार्क्स देंगे। वो मोस्टली मेरा 95 के ऊपर ही आता है। वो 5% कहाँ पे वो कर रहे हैं, वो मुझे वो हैंडराइटिंग में दिख जाता है, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें लाइक एवरी जॉनर ऑफ लाइफ समझ आ जाता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। मैंने बताया ना 128 पैरामीटर्स में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। तो ऐसा अब तक आपको ऐसा कोई ट्रेड दिखा है जो आपने देख के लगा कि यार ये इंसान में तो ये हो नहीं सकता और उसके ट्रेड पे वो निकला? जो मैंने सीखा है इतने सालों में, अगर मैं किसी इंसान को जानता हूँ तो मुझे पता है कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी होगी, और अगर मैंने किसी की हैंडराइटिंग देख ली तो मुझे पता है कि वो इंसान कैसा है। आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कैसी है और कहाँ जा रही है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारी चीज़ चल रही होती है। कुछ आपको पता चलता है और कुछ आपको पता नहीं चलता है। बट एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, दैट इज़ हैंड राइटिंग। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, आप सिग्नेचर करते हैं, हर वो अक्षर जो आप अपने हाथों से लिखते हैं वो बयां करती है कि आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सुन के लग रहा होगा यार मैं क्या बेखुदी बातें कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअल में फैक्ट है। बिकॉज आज हमारे साथ हैं ग्राफोलॉजी पर्सन हु हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर मेनी ईयर्स एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल इन इट। सो वी हैव मिस्टर मनीष कुमार साहू जी। आज समझते हैं कि यार ये कैसे वर्क करता है और कैसे चीज़ों को हम पता कर सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल मनीष जी। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। ओके, तो सर सबसे पहले मेरे को ये समझाइए ये ग्राफोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? ग्राफोलॉजी का एक अदर जो सिनोनिम है उसको बोलते हैं हम लोग हैंडराइटिंग एनालिसिस। ठीक है। अब अगर आप हैंडराइटिंग को अगर देखेंगे तो आपके लिए सिर्फ वो एक हैंडराइटिंग है, ठीक है, बट मेरे लिए वो बियॉन्ड हैंडराइटिंग है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ। ये साइंस एक्चुअली अभी थोड़ा सा जैसे आपने बोला कि ट्रेंड में चल रहा है, बट ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक्चुअली अराउंड 200 ईयर्स ओल्ड है। ये इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि ना अलेक्जेंडर का ये जो उनका जो टीम था उस पे से ये क्या बोलते हैं ये उनके कुछ टीम मेंबर्स ने ये इस्टेब्लिश करना शुरू किया था। और उसके बाद से फिर वो, लेकिन उस टाइप वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो हमारे मतलब आपके और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लेवल के बियॉन्ड था। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको लोगों ने सिंप्लीफाई करके धीरे धीरे उसको मतलब वो किया, रेक्टिफाई किया। उसको करने के बाद में फिर अभी जो हमारे पास में जो साइंस अवेलेबल है वो बहुत सिंपल है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है और एक्सेसिबल भी है। पहले तो एक्सेसिबल भी नहीं था ये। ओके ओके, तो लाइक इसमें एग्जैक्टली होता कैसे है? मतलब कोई इंसान अगर कोई चीज़ लिखा है तो उसको क्या, उसमें क्या देखते क्या है जिससे आप समझ पाते हैं कि ये इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है? देखिए मैं उसको बताता हूँ साइंस क्या है। जैसे आपने कोई अल्फ़ाबेट लिखा है, जैसे वर्ड होता है, समझिए स्ट्रोक होता है। ठीक है। स्ट्रोक में कितने क्या बोलते हैं 5 वो है STROKE। ठीक है। स्ट्रोक में 5 अल्फ़ाबेट्स है। एक वर्ड है 5 अल्फ़ाबेट्स है। हाँ। लेकिन अगर आप उसके डीप डाउन जाएंगे ना तो उसके अंदर 19 स्ट्रोक्स हैं। 19 स्ट्रोक्स है। ओके। जैसे जब आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे एस को, आप बेस लाइन से आपने अगर स्टार्ट किया तो आप ऐसे ऊपर लेके जाएंगे पहले पेन को, ठीक है ना, वो होता है एक अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। अच्छा। फिर वापस आया नीचे एक डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है। टी के लिए भी आपने सेम किया। फिर टी के लिए आपने जो बार बनाया वो आपने ऐसे किया, मतलब वो हुआ फॉरवर्ड स्ट्रोक। एस पे हो सकता है आपने ऐसे वापस लाया होगा, वो बैकवर्ड स्ट्रोक। ओके। तो ऐसे 7-8 कैटेगरीज हैं स्ट्रोक्स के। ठीक है। तो वो स्ट्रोक्स को हम लोग एक्चुअली एनालाइज करते हैं और स्ट्रोक्स के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोगों के मतलब बारे में। ओके ओके, तो ये चीज़ को करते हुए आपको कितना वक्त हो गया है? ऑलमोस्ट मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया ये करते। तो लाइक ये प्रॉपर आपका प्रोफेशन है? हाँ। ओके, तो इसमें लोग लाइक क्या पूछने क्या आते हैं? व्हाट इज द थिंग दैट यू एक्चुअली हेल्प विद? क्या चीज़ इसमें फिगर आउट हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने बताया स्ट्रोक्स के बारे में, स्ट्रोक्स के पे अगर और थोड़ा डीप डाउन जाएंगे जो पता चलती है एक्चुअली ना 5 चीज़ें हैं जो हम लोग बताते हैं। लेकिन मैं एनालाइज करने के पहले, जिसका भी हैंडराइटिंग एनालाइज करता हूँ, मैं पहले उनसे पूछता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है ठीक है है ना। तो बेसिकली उसमें 5 पैरामीटर्स है। सबसे पहला होता है, हम लोग बोलते हैं उसको थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग पैटर्न, ठीक है, कि आप सोचते कैसे हैं। ठीक है। आप किसी चीज़ को डिसाइड कैसे करते हैं, उसके कंक्लूजन पे कैसे आते हैं। आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप उसको कैसे सीखते हैं। ये सारी चीज़ें थिंकिंग पैटर्न के अंदर में आती है। ठीक है। सेकंड पैरामीटर जो हम लोग बोलते हैं वो होता है रिलेशंस बोलते हैं हम लोग, बट उसका जो एक्चुअल क्या बोलते हैं अगर वो देखा जाए मीनिंग, तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट क्वेश्चन। ओके, कि आपका ट्रस्ट क्वेश्चन कैसा है लोगों के साथ में।
ओके, ये सेकंड पैरामीटर कितना भरोसा करते हैं, हाँ। ठीक है। मैंने बताया थिंकिंग पैटर्न, सेकंड वाज द भरोसा करना, भरोसा वाला, ट्रस्ट वाला इशू, रिलेशंस। थर्ड इज फियर्स एंड डिफेंसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, हर इंसान के अंदर ना कुछ डर ज़रूर होता है, वो डीप डाउन होता है। कई लोगों को पता चलता है कॉन्शियसली, कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता, वो सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में बैठा हुआ होता है, ठीक है। प्रॉब्लम वो फियर्स नहीं है, उस फियर को छुपाने के पीछे का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सबका अलग अलग होता है। वाओ वाओ, डर सबके अंदर होता है, लेकिन ठीक है। उसको छुपाने का तरीका, उसको बोलते हैं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म। तो वो ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद दिस हेल्प ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ द हैंडराइटिंग। ठीक है। फोर्थ होता है आपका इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपका इनर स्ट्रेंथ, हाँ, Okay. आपका नेचुरल एबिलिटी क्या है। मतलब कोई चीज़ आपके अंदर ऐसी है जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर से नेचुरल आता है, उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता, ऑन द गो आता है। ठीक है। ये भी आपके हैंडराइटिंग से पता चलती है। ओके, और जो पांचवा पैरामीटर है उसको हम लोग बोलते हैं या तो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको हम लोग स्लैश में रेड फ्लैग्स ही बोलते हैं। रेड फ्लैग्स, हम्म। अच्छा। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती है जो आपके हैंडराइटिंग में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कि अगर ये चीज़ें आपके हैंडराइटिंग में हैं तो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, Okay. इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ योर मनी, एंड समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो। ओके ओके, सो क्या ये हैंडराइटिंग एनालिसिस स्लैश ग्राफोलॉजी जो है, क्या ये स्पिरिचुअल है या ये साइंस बेस्ड है? ये कम्प्लीटली साइंस बेस्ड है। ओके, तो लाइक इसको जब आपने इस पे जब भी आपने स्टडी की, रिसर्च किया, जो भी चीज़ें की, तो लाइक कभी आपको लगा कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब कभी ऐसे नहीं लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है? फिर कभी आपने जब उसको अपने ऊपर इमेजिन या अपने ऊपर अपनाया होगा तो ऐसा लगा अभी तो यार ये तो यार सच निकल गया, यार तो गड़बड़ हो गई, फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो उस समय आपका रिएक्शन कैसा होता था? एक्चुअली ना मतलब जिस एकेडमी के थ्रू मैं एसोसिएटेड हूँ, उसका जो ना वो मल्टीपल लेवल्स पर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक तो है। जो सबसे पहला वाला प्रोग्राम होता है ना, वो उसमें आपको उतना ही आपको ट्रेन किया जाता है कि आप अपना हैंडराइटिंग पहले एनालाइज कर लो। ठीक है। तो मैंने किया वो, और हमारे ना उसमें एक फैसिलिटेटर्स भी होते हैं, वो लोग भी हम लोग को हेल्प करते हैं उसको एनालाइज करने में। एक्चुअली वही रिपोर्ट बना के देते हैं पूरा। वो रिपोर्ट जब मुझे मिली मेरे हैंडराइटिंग के बारे में, मैं पूरा शॉक रह गया। Okay. शॉक मतलब डीप शॉक में चला गया कि ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता। पहले तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ओके, कि ये पूरा ही फॉल्स है, पूरा फॉल्स है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। हाँ पर ये 5-6 दिन तक मैं मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, फिर मैंने धीरे धीरे अपने बारे में जब मैंने ऑब्जर्व किया, अंदर झांका, अपने अंदर आप के झांका, इंट्रोस्पेक्ट किया, तब मुझे एक्चुअली समझ आया कि वो जो लिखा था वो सही था, ओके 100% ट्रू था। ओके। सो लाइक आज के डेट पे हाउ टू नो कि कहीं ना कहीं हमें चेक करना चाहिए कि आर वी डूइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट? पता कैसे चलेगा कि हमें करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? हैंडराइटिंग एनालाइज हाँ जी, बिल्कुल करवाना चाहिए। मतलब वो पता कैसे चलता है कि कब करवाना चाहिए? जैसे मैं आज आया हूँ, आपको पता चला कि ऐसा कुछ होता है, तब हाँ। करवा लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को पहले पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है। तो एक मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ना हम ट्राई करके देखते हैं, जैसा जो आप ठीक बोल समझे। रहे हैं कि बिल्कुल, कैसे, तो बिल्कुल। मैं क्या करके दूं, क्या लिख के दूं आपको? मैंने आपको वो मटेरियल दिया था, हाँ जी, हाँ जी। आप वो लिख के दे सकते हैं। ओके, और अगर अभी शॉर्ट में अगर मेरे लिए खाली करना हो, वो तो मैंने टीम से करवा रखा है, एक वो ट्राई कर लेते हैं पहले, बट एक वो पेपर लेके आओ ताकि एक बार देखें क्या एग्जैक्टली है। बिल्कुल। यस, जिसका भी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो मैं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि 4-5 चीज़ें मैं पूछता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज कि पूछिए, आप- मैं बता हाँ, देता हूँ जो मेरे को हाँ, पता होगा। नहीं, जिसका भी हैंडराइटिंग है हाँ। वो क्या बता, मतलब क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। लेट्स से अपने करियर के बारे में वो इंसान जानना चाहता है। ओके, अगर करियर के बारे में बोलना चाहूँ तो जिस भी इंसान का ये हैंडराइटिंग है, उसका जो लॉन्ग टर्म विजन है हाँ, वो नहीं है। अच्छा, उसका जैसे ना जो बड़ी कंपनीज होती है, आपने देखा होगा कि उनका ना 5 ईयर्स का 10 ईयर्स का प्लान होता है। वो लोग उतना प्लानिंग करके चलते हैं, तब जाके वो लोग को अचीव कर पाते हैं। ओके इस राइटर का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहा है। ओके, ठीक है। उसका विजुअलाइजेशन पावर जो है ना वो है ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ में होता क्या है कि ना, इनकी जो आइडियोलॉजी होती है ना वो बार बार चेंज होते रहती चेंज है। होता रहती है। कई बार वो मतलब किसी को बात में भी आ जाते हैं और उनकी आइडियोलॉजी बार बार चेंज होती ही रहती ठीक, है, क्योंकि फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। वो गोल गोल घूमते Exactly, रहेंगे। हाँ, जी, गोल हाँ गोल जी। घूमते रहेंगे। और एक चीज़ है, जो भी इंसान है, जो भी राइटर है ये बहुत ज़्यादा ना सरकास्टिक है। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर सरकास्टिक का मतलब अगर मैं बोलूँ ना, देखिए हैंडराइटिंग एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ओके, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा रख के आपको मैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता देता हूँ होता यस क्या प्लीज, है। हाँ जी। जैसे कि
कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है सबसे पहले थॉट लेवल से स्टार्ट होती है। ठीक है। ओके, थॉट से क्या होता है, एक बॉडी में थॉट क्या है, दिमाग में मतलब धुंधला चीज़ है कुछ। इनटेंजिबल हाँ, थिंग है। हाँ। जो इनटेंजिबल थिंग जब भी थॉट माइंड में आते हैं उसके बाद में एक बॉडी में मतलब फिजियोकेमिकल एक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमोशंस। ठीक है। इमोशंस क्या है, वो मेंटल लेवल पे होते हैं, समझिए। हम्म। ठीक है, उसके बाद में जो कॉज करता है वो फिजिकल चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। ओके। ये चीज़ें हम लोग किसी भी मेडिकल डिवाइस से, मतलब ईसीजी से, ईजी से, और भी मेडिकल डिवाइसेस से, उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं एक्चुअल बॉडी में क्या चेंजेस चल रहे हैं। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, इसको हम लोग बोलते हैं मूड। मूड। हाँ, मूड स्विंग्स वाला मूड। हाँ, मूड स्विंग्स वाला, लेकिन आप स्विंग्स वाला कर हाँ, दीजिए मतलब अभी, वही सिर्फ मूड्स mood। की बात हो रही है ना। हाँ, ठीक है। तो वो जो मूड है ना, हाँ। ये तीन चीजें मैंने बताई। एक ठीक होता है। है, सबसे पहले मैंने बताया इमोशंस, दूसरा बताया मैंने फीलिंग्स, फीलिंग्स। तीसरा मैंने बताया मूड। मूड। अगर आप देखा जाए तो ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। हाँ। इसको हम लोग कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली यूज करते ही करते हैं। Correct। कभी बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं अभी इमोशनल हो रहा मेरा हूँ, मूड नहीं है मेरा अभी। मूड नहीं है ना, आज जिम जाने का मूड नहीं है, आज कुछ बाहर खाने का मूड है, ऐसा हाँ, बोलते हैं लोग। हाँ। है तीनों चीजें एक ही Okay। कुल मिला के, Okay। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है इस पे, हाँ। इन तीनों चीजों में। ओके। आप गेस करना चाहेंगे क्या डिफरेंस है? आई डोंट नो। इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है टाइम का। अच्छा। जो ओह। इमोशंस है, इमोशंस आपके जो रहेंगे ना, वो हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए रहेंगे, कुछ Okay। सेकंड्स के लिए, Okay। ज़्यादा देर के लिए नहीं रहते। ओके। ठीक है, जब थोड़े से वो इमोशंस ज़्यादा देर के लिए होने लगते हैं तब उसको हम फीलिंग्स बोलते हैं। ओ। इमोशंस और फीलिंग्स को मिला करके जब वो बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, जैसे इमोशंस कुछ सेकंड्स के लिए रहेंगे, सेकंड हुआ, जैसे मैंने बोला फीलिंग्स रहा, फीलिंग्स हो सकता है कुछ मिनट्स के लिए हो, मूड हो सकता है कुछ दिनों के लिए हो, या एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, या वीक, एक हफ्ते के लिए हो। ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो गई। ओके। जब ये मूड बहुत दिन तक मेंटेन रहता है, इसको कुछ लोगों इसको टेम्परामेंट बोलते हैं। अच्छा। जब ये चारों चीज़ें मिल जाती है ना, तब आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है। क्योंकि वो, लेकिन चालू कहाँ से, वो थॉट से। थॉट से। थॉट से गया इमोशंस, इमोशंस से फीलिंग्स, Crazy, real फीलिंग्स से crazy। मूड, मूड से टेम्परामेंट, टेम्परामेंट से पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पे। तो ये वो पर्सनालिटी। हम्म। तो ये हम लोग पर्सनालिटी, जो मैंने 2 वर्ड्स बोले थे, पर्सनालिटी, मैंने बोला ट्रेट्स। हाँ जी। अब देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत डीप है। मतलब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ हैंडराइटिंग एनालिस्ट हूँ, और हैंडराइटिंग एनालिसिस से जो टोटल पैरामीटर्स हैं जो मैं किसी भी इंसान के बारे में पता कर सकता हूँ, उसका जो नंबर्स है वो है 128। अच्छा, क्या मीन्स बात है। 120 पैरामीटर्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू हैंडराइटिंग। जस्ट लुकिंग एट द हैंडराइटिंग। क्रेजी। तो उसका जो तो उसका जो दूसरा पार्ट था वो था ट्रेट। हाँ। ट्रेट क्या है, जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, सरकाजम। सरकाजम का एक इंग्लिश में एक अलग मीनिंग है, हाँ। बट हैंडराइटिंग एनालिसिस में सरकाजम का एक डिफरेंट मीनिंग है। दैट इज। मैं बताता हूँ। ट्रेट में होता क्या है कि देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस है वो मल्टीपल्स हैं। हाँ। मतलब हम उनको गिन भी नहीं सकते। नहीं। अगर एक्चुअली उसको इवेलुएट करने की बात है कि तो कितनी होंगी वो, मतलब 10-12 इमोशन से हम लोग एक्चुअली फील कर पाते हाँ हैं, जी। जो हमको पता है, जिसको हम लोग नाम दे पाते हैं कि अच्छा, Okay। आज में ओके। अभी एंगर है, अभी गिल्ट है, अभी फियर है, अभी फिर उसके हैप्पीनेस सब है। डिविजन्स बनना चले जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे जो ह्यूमन इमोशंस थे, उन सबको एक लिस्ट में करके, अच्छा एक और चीज़ में कवर करता हूँ उसके पहले। बिहेवियर क्या होता है कि आप किसी सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक बार की चीज़ नहीं है। मतलब आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर बार बार डाला जाए, अगर आप बार बार वैसे ही एक्शन लेंगे, बार बार वैसे ही रिएक्शन देंगे, तो वो आपको वो पर्सनालिटी का पैटर्न बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला के, क्योंकि बिहेवियर्स काफ़ी सारे हैं, तो सारे बिहेवियर्स को मिला के एक वर्ड उन लोगों ने, ग्राफोलॉजिस्ट लोगों ने ढूंढा कि अगर ये वाला पैटर्न है, ये वाला पर्सनालिटी ट्रेट है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा क्या वर्ड है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो उसके बहुत क्लोज हो। समझ गया। हाँ, समझ गया। तो इसीलिए इसका जो मीनिंग है ना, सरकाजम का मतलब हैंडराइटिंग एनालिसिस में कुछ और होता है। ओके। इसका मैं मतलब बताता हूँ। सरकाजम का ये मतलब होता है कि उसके अंदर ये एक्चुअली आता है, उसके अंदर फियर्स एंड डिफेंसेस के अंदर में आता है। सरकाजम जो है ना जो भी राइटर है उसके अंदर एक डर है, कोई तो एक डर है, उस डर को छुपाने के लिए, ताकि जो उंगली है ना उसके ऊपर ना आए, वो दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और क्या एक आध चीज़ें और इनकी? मैं 3 से ज़्यादा जनरल चीज़ें बताता नहीं हूँ। ओके, एक और चीज़ है, हाँ एक और चीज़ है इनके अंदर में, इनको ना चीज़ें एक्वायर करने में बहुत मज़ा आता है।
एक्वायर करना एक्वायर as if- मतलब एक्विजिटिव बोलते हैं इसको हैंड राइटिंग एनालिसिस में। ये थिंकिंग पैटर्न का एक वो है, थिंकिंग पैरामीटर्स के अंदर में आता है। मतलब ऐसे लोगों को ना कोई चीज़ें जब एक्वायर करते हैं ना, वो उनको ऐसा अचीवमेंट लगता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है हाँ कि उन्होंने कुछ ग्रेटिफिकेशन अच्छा कर लिया है। हाँ कि ये मेरा अचीवमेंट है। ओके, तो ऐसे लोग कई सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। अचीवमेंट का हाँ, शौक उनको होता लगता है कि ये मैंने कर लिया, ये मेरे पास चीज़ आ गई, तो ये मेरा वो है अचीवमेंट है। ओके ओके ओके। एंड ये वाला एक दूसरा आया हुआ है हमारे पास। एक और चीज़ मैं बता ही देता हूँ इनके क्योंकि जब बात निकली है तो फिर हाँ, इनके अंदर ना एक और वो है, फियर है, इसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ, वो आपने वो सुना है फियर ऑफ फेलियर? हाँ जी। हाँ, आपने ये नहीं सुना होगा फियर ऑफ सक्सेस। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? सक्सेस के साथ क्या आती है एक चीज़ जो मतलब इनएविटेबल है, सक्सेस के साथ आता है चेंज। ओके, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। 100%। वो चेंज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोई एक एम्प्लॉय है, उसको प्रमोशन लेना है, वो प्रमोशन क्यों नहीं ले रहा है? अगर उसको प्रमोशन मिल जाएगा तो हो सकता है उसको शायद सिटी छोड़नी पड़े, फैमिली से दूर जाना पड़े। तो सर्कमस्टेंसेस के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हाँ, इसलिए वो हाँ, गो विद द फ्लो चल रहा हाँ, होता है। तो एग्जाम्पल है ओके, एक एम्प्लॉय के लिए। हाँ, एक बिजनेस ओनर के लिए भी ऐसा हो सकता है। Okay. उसके अंदर भी कुछ होगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो शायद मेरे अंदर कुछ ईगो आ जाए, ओके ओके इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाए। ओके ओके। एक ये आया हुआ है, इसका देखिए बताइए कि क्या है। ओके, क्या बताऊं इसके बारे में? अगेन सेम, लेट्स गो विद करियर ओनली। ओके, एक सेकंड ना, है तो काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, फटाफट ये एकदम मैंने एनालाइज कर रहे हैं, मजा आ रहा है देख के। मैंने अभी कुछ देर पहले इनके बारे में बताया था कि उनको अगर कोई एवरेज बोल दे, हाँ, वो उनके लिए ना किसी गाली से कम नहीं है। अच्छा, अगर उनको कोई बोल दे कि आप एवरेज हो, हाँ, है ना, आप नॉर्मल हो, आप बस सो हो, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं वो है। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, ये आता है फियर्स एंड डिफेंसेस के अंदर में। अच्छा, ये उनका एक फियर है कि ये अपने आप को वैसा देख ही नहीं सकते, ओके ओके, है ना। ये फियर्स एंड डिफेंसेस के अंदर में आता है। ये इनके अंदर वो है। एक और चीज़ है इनके अंदर में, हाँ, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, इनका भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। ओके ओके, एक और चीज़ है इनके अंदर में, क्रिटिसिज्म किसी को पसंद नहीं है ना। क्रिटिसिज्म किसी को भी पसंद नहीं है, बट उसको हैंडल करने का सबका एक अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग की जो सेंसिटिविटी होते हैं ना क्रिटिसिज्म के लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा ही लो रहती है। अच्छा, मतलब उनके बारे में अगर कोई बोलना चाहे, उनके लिए तो मतलब अगर कोई 2-3 मिनट बोल दे तो बहुत ज़्यादा हो गया। उनको अगर कोई एक वर्ड भी बोल दे, एक वर्ड भी गलत बोल दे, तो बस उनका दिन खराब करने के लिए काफ़ी है। ओके, समझ गया। इसको बोलते हैं लो टेम्परामेंट है बेसिकली। लो टेम्परामेंट नहीं, हाँ, सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म बोलते हैं इसको। Okay. उनका सेंसिटिविटी लेवल जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्चुअली सेंसिटिव है, बोल ओके, सकते हैं। नाइस नाइस। ओके, एक और चीज़ है इनके अंदर में, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। सीक्रेटिव मतलब चीज़ें छुपा रहे हैं। ओके, हाँ, इतने में इसको पॉज करते हैं, इन ज्यादा मैंने पता बोला था चल अगर जाएगा, आप गड़बड़ हो जाएगा। बहुत Okay, सारी है। अगर मेरे को अभी लाइव करना हो सो दैट लोग मेरे बारे में जान सके, तो हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे ये आप कुछ भी, आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं अपना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अगर आप किसी को कॉपी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आता है। ओके, सो पेन मुझे तो दीजिएगा। ओके, ये दोनों आपका सैंपल नहीं था कुल मिला के। ये मेरा नहीं था। तो मैं छोटा सा, मुझे एक लाइन बोलिए ना, मैं, ताकि एक शॉर्ट में काम हो जाए। अगर कोई डिक्टेट कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आप लिख लीजिए। हाँ जी। आफ्टर यू मास्टर द बेसिक्स ऑफ, आफ्टर यू मास्टर द बेसिक्स ऑफ मास्टर द हैंडराइटिंग एनालिसिस, you will begin to evaluate very carefully one trait with another। इतना काफ़ी रहेगा। आप नीचे अपना सिग्नेचर लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए नीचे। हाँ, और कम से कम 4 बार करिएगा। 4 सिग्नेचर? हाँ, मेरी जायदाद ना ले ले, लग बात है नहीं, बट ठीक है।
एक तो यार मेरी सिग्नेचर ना मैच नहीं करती है, पंगा यही है, इसका एक वर्ड है, कभी मैच नहीं करती। लीजिए सर। गाइस, अब लेट्स सी मेरे बारे में क्या खुलता है। मैंने अभी कुछ देर पहले किसी के बारे में बताया था कि एक ना बहुत सारे जो पैरामीटर्स एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आते हैं, उसमें एक एरिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इरिटेशन। इरिटेशन, हाँ, ठीक है। इरिटेशन मतलब आप अगर समझ सकते हैं कि बारूद है, बस वो जलने वाला है, एक चिंगारे की, Frustrated है हाँ, basically। हाँ, एक चिंगारे की बस वो कमी है, ओके। है ना। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस में होता क्या है कि ना उसमें 3 चीज़ें होती है, 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिस मतलब वो इरिटेटेड जो है आदमी इंसान, वो किस कारण इरिटेटेड है वो पता चलता है। 3 चीज़ें हैं। वाह अरे, तो ठीक आपका, है। हाँ, तो आपका जो इरिटेशन है वो है टुवर्ड्स द प्रेजेंट सिचुएशन। अच्छा, ठीक है। मतलब ये आपका ट्रेट है, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाता है। ओके। तो आपका ये एक इरिटेशन पैरामीटर है। आपको कोई डेंटल इशू है क्या? था, अभी वो दिख sort रहा हुआ है। अच्छा। और इसके अलावा हाँ, एक अच्छी चीज़ है आपका, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है ना, वो मैं बताता हूँ। थिंकिंग पैटर्न है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल थिंकर। एनालिटिकल थिंकर का एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि उनको कोई सिचुएशन अगर दे दिया जाए, उनको कोई चीज़ डाल दिया जाए, तो वो उसमें से बहुत जल्दी उसके प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, हाँ। बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा उनको समय नहीं लगता। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले उनको पता होता है कि इसके ये प्रोज है, ये इसके कॉन्स हैं, ठीक है। तो उनको, क्योंकि उनको पता है, उनको एंड रिजल्ट पहले से दिख जाता है, हाँ, कि अगर मैं ये करूँगा, वो विजुअलाइजेशन आ जाता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। हाँ, मतलब पूरा नहीं, हाँ। हाँ, 50% मैं एग्री करूँगा, हाँ। बट ये होता है। ओके। बट इसके साथ एक नेगेटिव वो भी आता है, एडिशन, कि ऐसे लोग ना, क्योंकि दोनों को दिखता है प्रोज एंड कॉन्स, उसमें से नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा पकड़ते हैं। ये तो थोड़ा पंगा है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यस, और क्या है उसमें? इसके अलावा आपका नाम प्रखर अग्रवाल है। हाँ जी। अग्रवाल आपके मुझे उसमें दिख नहीं रहा है। सरनेम, हाँ, में मैं नहीं सिर्फ है। प्रखर साइन करता हूँ। कोई रीज़न? नहीं, मतलब पहले तो मैं सिर्फ पी लिखता था, फिर ऐसा था कि यार इतने शॉर्ट में तो चलेगा नहीं, तो नाम लिखना पड़ेगा, तो स्टार्टेड राइटिंग प्रखर कि भैया ठीक है, वरना पहले सिर्फ पी लिखा करता था मैं। ओके, ये आपके बारे में नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं ये ऑडियंस को भी बता देता हूँ कि चलिए फीमेल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर जो मेल्स है एटलीस्ट उनको अपने नाम में ना अपना नाम तो लिखना ही चाहिए। ये तो सबके लिए कॉमन है, फीमेल हो या मेल हो, क्योंकि मैरिज के बाद में वैसे भी उनका सरनेम कभी कभी चेंज हो सकता है। तो वो आपके ऊपर में है कि मतलब सिग्नेचर में क्या रखना है क्या नहीं रखना है। मैं पूरा लोगों को बोलता हूँ कि आपका डिसीजन है, ठीक है। उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। हाँ, बट उसको करना कैसे है वो मैं ज़रूर बताता हूँ। ओके, ओके। आपके केस में बताना, मतलब अगर आप, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा 100%, कि आप प्लीज़ ना अग्रवाल अपने सरनेम में यूज़ करना शुरू करिए। अच्छा, टफ टास्क, ठीक है। जो लोग ऐसा नाम लिखते हैं, मतलब सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, फर्स्ट हाँ, नेम लिखते हैं, हाँ। ऐसे लोग जनरली ना, उन लोगों ने लाइफ में ना बहुत अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है जो उनकी एज के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा था। करेक्ट। बहुत सारे चैलेंजेस उन लोगों ने फेस कर लिए हैं, तो वो अपने आप को एज अ इंडिविजुअल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। समझ गया किस तरफ जा रहा है ये गाड़ी। हाँ, ओके, ओके। ये है। एक चीज़ और कोई सी ऐसे एकदम खतरनाक वाली, एकदम डीप डाउन वाली मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। ओके, ये चीज़ मैं कवर तो वैसे भी करने वाला था, फिर भी मैं बता देता हूँ। हैंडराइटिंग एनालिसिस में जो सबसे कॉमन मुझे ट्रेड दिखता है, जो अभी तक मुझे ऑलमोस्ट सारे हैंडराइटिंग में दिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम। अच्छा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने लाइफ में अगर बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। हैंडराइटिंग में मुझे अगर सेल्फ एस्टीम दिख जाता है, अगर वो है तो फिर है। ओके, तो इसमें लाइक कैसा होता है ये? लो सेल्फ एस्टीम का ना मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। एक डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, एक वैसे डिक्शनरी बोलते हैं वेबस्टर्स। अच्छा। वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ना सेल्फ एस्टीम जो है वो एक फीलिंग है अबाउट योर ओन सेल्फ, कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है और आपके अंदर जो लिमिटेशंस है, आप उसके साथ कितना पीस में हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्फ एस्टीम के अंदर में 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है लो सेल्फ एस्टीम, दूसरा होता है इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। अच्छा, ज़्यादा है ज़रूरत से ज़्यादा है। हाँ। जैसे लोग होते हैं ना ओवरवेट होते हैं। हाँ। इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम मतलब हद से ज़्यादा ओवरवेट। हाँ। लो सेल्फ एस्टीम मतलब अंडरवेट।
जो ठीक क्या बोलते हैं नॉर्मल होना चाहिए, हाँ। वो होता है हाई सेल्फ एस्टीम। ओके। हाई सेल्फ एस्टीम लोगों के साथ में आप देखेंगे ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि प्रखर जी आपका ना शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू। ये तो आपने बहुत अच्छे से आपको इसको रिस्पॉन्ड किया। हाँ। जो लो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान होता है ना, वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा। नहीं, पहले वो शर्ट को देखेगा। हाँ हाँ। अच्छा ये शर्ट तो यार वो मेरी नहीं है, वो बहुत पुरानी शर्ट है, वो इस ज़माने की थी, मैंने इस टाइम पे लिया था, कॉलेज की है, पापा की है, जिसकी भी है, फ्रेंड से ली थी। वो मतलब जस्टिफिकेशन मोड में चले जाते हैं वो। ओके ओके नाइस। मतलब जैसे मैंने आपकी तारीफ कर दी, हाँ हाँ। तो हजम नहीं होगा। हजम तो नहीं होगा, वो मेरे को अनकंफर्टेबल फील करा देगा कि मैंने वो तारीफ क्यों की। वो उनको ये लगेगा कि ना नहीं, इसको कुछ चाहिए, ये मनीष ने तारीफ की ना, मनीष जी ने तारीफ की, तो इनको कुछ नहीं, शायद कुछ चाहिए दिमाग में, ऐसा लगेगा। क्रेजी क्रेजी। तो आप मुझे इसमें ये बताइए कि अभी आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जनता, मैं आपको बता दूं दैट इज कि इन्होंने कोइंसिडेंटली लाइक 99.99% चीज़ें सही बोली है। Thank you so 0.01 इसलिए बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ निकली नहीं, तो मैं उसको होल्ड पे डालूंगा, बट या ही वाज प्रीटी राइट ऑन द फैक्ट। बट प्रखर जी, मैं जाने के पहले आपका एक और ट्रेट बताना चाहूंगा जो Okay. बहुत नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर सकता है, ओके जो रेड फ्लैग्स में आता है, Okay, वो बिल्कुल please. भी नहीं होना चाहिए। हम्म। मैं मतलब सबसे पहले मैं डरता हूँ कि ये चीज़ वो चीज़ हैंडराइटिंग में ना दिखे, That's क्योंकि okay. उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल प्लीज होता गो है। हेड, प्लीज गो हेड। मैं इसके बाद अच्छा, आपको अलग से बताता बताना हूँ। चाहेंगे सर मुझे। ओके, नो वरीज नो वरीज। तो आप मुझे बताइए कि जब डेली रूटीन में आप लोगों से मिलते हैं एंड लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है, उनको सपोजिटली नहीं पता कि आप क्या करते हैं एंड वो कुछ लिख के दे, तो कभी कभी ऐसा होगा ना, ऑटोमेटिकली आप फट से आगा पीछा ऊपर नीचे जैसे होता है ना, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये इंसान क्या है, कैसा है, कैसे। तो वैसे केसेस तो आपके साथ बहुत होते होंगे, तो वैसे में आपका रिएक्शन कैसा होता है? देखिए, जो सबसे पहला कोड ऑफ एथिक्स था जब ये मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, उसका सबसे पहला कोड ऑफ एथिक्स था कि आप किसी को जज नहीं करेंगे। ओह नाइस। मैं हैंडराइटिंग एनालिस्ट हूँ, मैं जजमेंटल नहीं हो सकता। आपका अच्छा। काम है सिर्फ एनालाइज करना। ओके। आप फिर बोलेंगे कि मनीष जी ये इसमें मतलब एनालिसिस में और जजमेंटल में क्या डिफरेंस क्या है? जज मतलब मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप ऐसा हैं। ओके। मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं आपको अभी भी पावर दे रहा हूँ कि जो मैंने बोला है, मैं हो सकता है उसमें चीज़ें गलत हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पावर मैं आपके हाथ पे दे रहा हूँ। समझ मैं गया। अपने आपकी लाइफ का कंट्रोल मैं नहीं ले रहा हूँ, आपकी लाइफ का कंट्रोल मैं आपको दे आपके रहा हाथ में हूँ। रख रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि लोग चाहते हैं कि उनके पास पावर हो, लेकिन जब उनको एक्चुअल पावर दे दिया जाता है ना, वो फिर डरने लग जाते हैं। नहीं, मुझे इतना पावर नहीं चाहिए। ओके, समझ गया। ओके, तो ये लो सेल्फ एस्टीम के एक उसमें आता है। ओके लो सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा और मैं बता भी देता हूँ। जैसे मैंने एक बताया था कि वो लोग कभी कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको कोई चीज़ बता दो कि ये चीज़ आप ऐसा करोगे, ये चीज़ आप ऐसा करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, है ना। जैसे आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, किसी को पतला होना है, ये तो सबका प्रॉब्लम है ही आज के डेट में। किसी को आप डाइट प्लान दे दो कि चलो ये डाइट प्लान है, आप इसको फॉलो करो, आपका इतना वेट लॉस हो जाएगा। वो लो सेल्फ एस्टीम वाला जो इंसान है, वो बोलेगा ये ना, ये वो है, हेरिडिटरी है। ये ना, ये क्या बोलते हैं, वाइफ के प्यार की निशानी है, काइंड ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं। मारवाड़ियों में मतलब कहावत है, सेठ का पेट होता है। एग्जैक्टली। ओके। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो कभी ऐसा कोई आपके पास आया है जहाँ पे, जैसे आपने बोला एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग आपने मेरे में देखा, तो ऐसे जब रेड फ्लैग्स आपके सामने आते हैं तो आप क्या एक्चुअल में उनको बता पाते हैं कि क्या है आपकी ज़िंदगी में, और क्या वो इंसान एक्सेप्ट कर पाता है उस चीज़ को? जो मेरा पैटर्न है करने का, वो थोड़ा सा अलग। जैसे अब आपने रैंडमली करा दिया, तो मैंने कर दिया क्योंकि शायद इंटरेस्ट है लोगों को इसके रिगार्डिंग। 100%। बट उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडराइटिंग में हम लोग स्ट्रोक्स देते हैं। स्ट्रोक्स तो बहुत वो हो गया, क्या माइक्रो एनालिसिस हो गया। उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, मैक्रो एनालिसिस। ओके। मैक्रो एनालिसिस में क्या होता है, जैसे आपने लिखा है, जैसे आपने स्टार्ट किया कहाँ से, आपने कितना मार्जिन छोड़ा, मार्जिन आपने कहाँ से छोड़ा, ओके, वो भी मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद आपका प्रेशर कितना था, बहुत। आपका जिनका प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे आपका भी है, हाँ। तो आप फूडी बहुत है। फूडी? हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। ऐसे लोगों को ना खाना बहुत पसंद है। बहुत। हम खाने के लिए जीते हैं। देखिए, मैंने आपने बताया मैंने पहले ही बता दिया। करेक्ट। तो हम लोग उसका प्रेशर देखते हैं। प्रेशर से भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है। प्रेशर के बाद भी हम लोग उसका देखते हैं कि उसके लेटर्स का ना साइज़ कैसा है, कितना है वो। हाँ, Okay. उसका एक आइडियल साइज होता है जो उसको डिसाइड करता है कि वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल राइटिंग, मीडियम राइटिंग और लार्ज राइटिंग। तीनों का अलग इंटरप्रिटेशन है। ठीक है।
ये बेस ऑफ द पर्सनालिटी है। इसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें जो माइक्रो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो डिपेंड करता है। वाओ। उसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका नहीं, चलिए किसी इंसान का जो हैंड राइटिंग का अगर वो साइज़ है वो बहुत बड़ा सा है ना, और उसके अंदर कोई एक और एक ट्रेट है, जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म टाइप का, ठीक है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसका मतलब ये जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके साइज ऑफ द हैंड राइटिंग और जो पर्सनालिटी ट्रेट का जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो उसका इंटेंसिटी है वो तो जितना vice छोटा versa राइटिंग होता है, उतना ज्यादा उतना रहेगा। इंटेंसिफाई होता है। ओके, और अगर राइटिंग बड़ी है तो वो छोटा हो इंटेंसिटी जाएगा। कम हो जाएगा। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं, मैंने पता था प्रेशर बताया, साइज बताया, और मार्जिन्स बताए थे आपने। हाँ, मार्जिन्स तो काफ़ी बाद में होता है एक स्लैंट मतलब आपका जो टेढ़ा। हाँ, आपका जो मतलब जो वाले लेटर्स है ना वो कैसे स्टैंड कर रहे हैं, कितने डिग्रीज पे स्टैंड कर रहे हैं, वो हम लोग एक्चुअली उसको मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से। मैं उसमें लेके आया हूँ। अच्छा। ये तो आपने रैंडमली करा दिया, बट अदरवाइज जो मुझे डिटेल्ड करना होता है। मैं पूरा टाइम लेके करता हूँ। ओके। और उसमें से मोस्टली मेरा टाइम इसमें जाता है, किसमें, उसके स्लैंट को पता करने में। ओके। क्योंकि ये बेस ऑफ द पर्सनैलिटी, अगर मैं यहाँ गलत कर दूंगा तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। कैलकुलेशन पूरा खराब हो जाएगा। ओके ओके। तो ऐसे टाइम पे आप रेड फ्लैग सामने वाले को कम्युनिकेट कैसे करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसके प्रेशर से, साइज से, ये सारी चीज़ को पहले बताता हूँ। उसके बाद में उसके थिंकिंग पैटर्न को बताता हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग उसके फियर्स एंड डिफिसेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और एक्चुअली अगर आप जो पूछ रहे हैं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा नहीं। वो मुझे पहले ही पता चल जाता है, वो उसमें दिख रहा होता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं है। हाँ। तो ऐसा आज तक आपको ऐसा कोई ट्रेट दिखा है जो आपने देख के लगा कि यार ये इंसान में तो ये हो नहीं सकता, और उसके ट्रेट पे वो निकला हो? जो मैंने सीखा है इतने सालों में, अगर मैं किसी इंसान को जानता हूँ तो मुझे पता है कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी होगी और अगर मैंने किसी की हैंडराइटिंग देख ली तो मुझे पता है कि वो इंसान कैसा है। ओके ओके। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर यू। एग्जैक्टली। नाइस, रियल नाइस। तो आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कैसी है और कहाँ जा रही है ये इंडस्ट्री फ्यूचर में? मैं आपके मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा प्रखर जी, कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पे ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Okay. वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स वाले मैनेजर्स हैं, एचआरस हैं, उन लोगों ने हैंडराइटिंग एनालिसिस को एज अ बेंचमार्क उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या बात है? कि एज अ उसके बेसिस पे हम लोगों को हायर करेंगे और उनको प्रमोशन या जो भी होंगे उनका प्रोफाइलिंग होगा पूरा। वाओ। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द इंडिया में भी आने वाला है। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस का फ्यूचर तो 100% है। पहला चीज़ ये। ठीक है। दूसरा एक और इसका पर्सपेक्टिव है कि एफबीआई में ना एक डिफरेंट वो है डिपार्टमेंट है जिस पे ग्राफोलॉजिस्ट रहते हैं। वो क्रिमिनल्स का प्रोफाइलिंग भी हैंडराइटिंग के थ्रू ही करते हैं। नाइस। तो कभी ऐसा हुआ है आपके उसमें कि जब भी आपने कभी किसी का चेक किया हो, आपने जो निकाला हो ट्रेट्स, वो उस इंसान का एक्चुअल में ट्रेट्स ना हो? कभी हुआ है कि कभी हैंडराइटिंग ने गलत जवाब दिया हो टाइप्स? नहीं वो हाँ, देखिए होता क्या है ना, मैं जब एनालाइज करता हूँ, एनालाइज करने के बाद में मैंने जिनका भी एनालिसिस किया था उनसे मैं पूछा कि आप मेरे को 100 में से कितना मार्क्स देंगे। वो मोस्टली मेरा 95 के ऊपर ही आता है। ओह वाओ, है ना। वाओ। तो ये सक्सेस रेशियो इज नाइस। हाँ, वो एक्यूरेट तो है। वो 5% कहाँ पे वो कर रहे हैं, वो मुझे वो हैंडराइटिंग में दिख जाता है, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। तो इसमें लाइक एवरी जॉनर ऑफ लाइफ समझ आ जाता है, अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, रोमांटिक लाइफ, फ्रेंड लाइफ, फैमिली, पीस, फूड, सारी चीज, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। मैंने बताया ना 128 पैरामीटर्स में करेक्ट बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। तो उसमें अपन मेजर कवर कर सकते हैं बाय नोइंग कि वो इंसान के एक्चुअल में ट्रेट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। एक और इसका अभी पर्सपेक्टिव अभी एस्टैब्लिश हो रहा है, धीरे धीरे लोगों ने करना स्टार्ट किया है, जो मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। ओह माय गॉड, ये भी स्टार्ट हो चुका है। ये बच गया था। दिस वाज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाइस, रियली। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको भी नियर फ्यूचर में शादी होने वाली है तो याद से अपने पार्टनर के साथ सिग्नेचर एनालिसिस जरूर करवा लीजिएगा। थैंक यू। ओके, तो अब मुझे बताइए कि उन लोगों को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जिन लोगों की जिंदगी हिली हुई है एंड दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन इट वाया समथिंग? हैंडराइटिंग एनालिसिस। ओके, तो हम करवाइए एक बार ऐसा। बिल्कुल करवाइए, क्योंकि ना देखिए अगर किसी को लाइफ में कुछ अचीव करना है, जैसे हम लोग गाड़ी बुक करते हैं, ओला या उबर बुक करते हैं, वो आपको पूछता क्या है? सबसे पहले चीज़ क्या पूछता है? वो डेस्टिनेशन नहीं, उसके पहले ये पूछता है कि आप है कहाँ। ओ हाँ, आपका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर है।
आप है कहाँ और आप जाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है। वो जाना कहाँ चाहते हैं वो सेकंड स्टेप है। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस के थ्रू आप पता कर सकते हैं आपके एग्जैक्टली आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। ओह नाइस, नाइस, रियल नाइस। अब थोड़ा सा ना ये गेम को हम लेवल अप करते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो बातें कर रहे थे किए ये सब हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में, ग्राफोलॉजी के बारे में। अब मैं बोल रहा हूँ कि हैंडराइटिंग एनालिसिस में तो आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मैं पता कर सकता हूँ। मेरा सेकंड स्टेटमेंट ये है कि हैंडराइटिंग के थ्रू मैं आपकी पर्सनैलिटी को चेंज भी कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये तो ऐसे क्या नहीं पता यार, ये पहली बार हो रहा है, पता है मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हो आप। इसीलिए मेरे पॉडकास्ट पे आने का पर्पस ही यही था। हाँ। इसको एक वर्ड बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। अच्छा ठीक है। देखिए होता क्या है ना, हैंड राइटिंग को हम लोग बोलते हैं हैंड राइटिंग, बट ये हैंड राइटिंग नहीं है। ठीक है। ये आपके ब्रेन से निकल के आ रहा है। इट इज एक्चुअली अ ब्रेन राइटिंग। ओके। इट इज योर ब्रेन राइटिंग ऑन टू द पेपर। बस यही है सिंपल। माइंड के ना देखिए दो पार्ट्स हैं, एक है सबकॉन्शियस, जैसे आपने स्टार्ट में ही कहा था, एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है। हाँ। दोनों का अपना अलग अलग काम है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है आपसे, आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज कॉन्शियस हम लोग एफर्ट्स डालते हैं लाइफ में और कितना सबकॉन्शियस? मतलब हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है सबकॉन्शियस तो बहुत ज्यादा होता है, इतना कितना पता है, होता होगा? परसेंटेज नहीं पता एग्जैक्टली। फिर भी एक रफ आइडिया 70-30 80-20 ऐसा कुछ होगा। 95%। क्या बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हमारा कॉन्शियस एफर्ट है। अभी हम लोग जो चलते हैं फिरते हैं ये सब कॉन्शियस एफर्ट है। लेकिन जो बॉडी में जो चल रहा है, जो हमारा डाइजेशन चल रहा है, जो हमारा यूरिनरी एक्सक्रीशन सिस्टम चल रहा है, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स चल रहे हैं, जो हमारा ब्रेन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, सब कुछ कौन उसको वो कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है? सब कॉन्शियस माइंड। ब्यूटीफुल। दिस इज वाई वी कॉल इट कि हैंडराइटिंग जो है आपके सब कॉन्शियस माइंड से आ रहा है। ओके। इसीलिए आपने पूछा ना कि आप कितना परसेंट एक्यूरेट है, वो 100% एक्यूरेट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट व्हेन पीपल फोर्ज इट कि वो दूसरे राइटिंग में जबरदस्ती लिख रहे हैं? मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे एग्जाम में लिखना शुरू करते हैं तो पहला पेज कैसा रहता है, वो अच्छे से सजा के वो ओम लिख के और यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे, पहला पेज एकदम ब्यूटीफुली रिटन। लास्ट पेज पे जाके देखिएगा आपको लगेगा कि ये ना किसी दो इंसान ने लिखी है, ये सेम इंसान नहीं हो सकता। हाँ। बट वो जो लास्ट वाला पेज है ना वो आपका सबकॉन्शियस से आ रहा है, तो वो असली राइटिंग है। यस, वो आपकी असली राइटिंग हाँ है। तो अगर आप फोर्ज करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे मैंने शायद मोनिका जी को बोला था कि आप पूरा एक पैराग्राफ लिखिए, उन्होंने बोला नहीं सर इतने में हो जाएगा क्या करके मैंने बोला हो तो जाएगा लेकिन आपको कॉन्शियस है, अगर आप सब कॉन्शियस देख रहे हैं तो आप नीचे आप पूरा लिखिए। और मैं स्टार्ट भी नीचे से ही करता हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसमें ऐसा कोई और इनसाइट है जो आप हमें और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हैंडराइटिंग एनालिसिस में और क्या चीज़? नहीं, मैं वही बता रहा था कि ग्राफोथेरेपी में जो मैंने ये वाले पार्ट डिस्कस किया था, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। होता क्या है जब हम लोग लिखते हैं तो हमारे ना ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, एक मोटा कॉर्टेक्स होता है, एक सेंसरी सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये सब एक्टिवेट्स होते हैं। ओके। ये आपकी टाइपिंग में नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइप करके मोबाइल पे या लैपटॉप पे टाइप करके टैबलेट पे टाइप करके करूँ वो एक्टिवेट वो नहीं हो रहा है। अच्छा। वो एक्टिवेट तभी होता है जब आप लिखते हैं। ओके ओके। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब आपका एक्टिवेट होता है ना, जब आप लिखना एक्चुअली स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो डिसाइड करता है कि अच्छा मेरे को लिखना, वो डिसाइड करता है कि लिखना क्या है, कैसे करना है। फिर मोटा कॉर्टेक्स जो होता है वो आपका स्ट्रोक्स का प्लानिंग करता है कि अच्छा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर वहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे मैं स्ट्रोक को एंड करूँगा। ये हुआ। उसके बाद फिर हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू में, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे के थ्रू में वो सिग्नल्स आते हैं और हमारे हैंड के थ्रू फिर हम लोग उसको हैंडराइटिंग को लिखते हैं। ये हुआ वन वे। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ ग्राफोथेरेपी में कि आप यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट स्टिमुलेशन देगा आपके ब्रेन को, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग होगा। ओके। इसको बोलते हैं हम लोग सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब ऐसे ना वो एक होता है ना तो कुछ तो मिरेकल हो गया, टेक्नोलॉजी सर थैंक यू सो मच इतने सारे इनसाइट्स देने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि उनकी हैंडराइटिंग जो है वो हैंडराइटिंग नहीं, वो ब्रेन राइटिंग है। करेक्ट। एंड एवरीथिंग कैन बी चेंज एंड मेड एंड कैन मेक योर लाइफ थ्रू हैंडराइटिंग। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर पॉडकास्ट चैनल एंड अच्छे इनसाइट्स देने के लिए, एंड ऐसे इनसाइट्स के लिए बने जरूर रहेगा।